नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए पंचायत विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत चुनाव 30 सितंबर से पहले होंगे। प्रदेश में पंचायत के चुनाव, पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव करवाए जाएंगे। कुरुक्षेत्र जिले की खंड लाडवा की ग्राम पंचायत समालका को छोड़कर सभी पंचायतों में चुनाव होंगे। इसके लिए सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा चुका है। बताएं कि हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को ही खत्म हो गया था। पंचायत की जगह उनके काम प्रशासक अब कर रहे हैं। ऐसे में नए प्रत्याशी चुनाव होने का इंतजार लगातार लंबे समय से किया जा रहा था। पहले कोरोना संक्रमण और फिर पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती के चलते चुनाव नहीं हो सके। हरियाणा में 6228 पंचायतों में सरपंच पदों का चुनाव होना है। अभी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम चल रहा है, लेकिन जैसे ही अधिसूचना जारी हुई सभी का इंतजार खत्म हो गया और एक नए जोश की राह जो है वो सभी के मन में भरी। तो ऐसे में पंचायत चुनाव, जिन्हें सेमीफाइनल कहा जाता है विधानसभा चुनावों का राज्य में, उसमें क्या कुछ अलग अलग राजनीतिक दलों की रणनीतियां, स्ट्रेटजीज रहने वाली हैं और किस तरह से राजनीतिक दल इसमें हिस्सेदारी करेंगे। छोटे चुनाव जो ये कहा जाता है कि सिंबल पर नहीं लड़े जाते, क्या कुछ अलग अलग दलों की रणनीतियां इसमें रहने वाली है, हम बात करेंगे इस मुद्दे पर अपनी आज की चर्चा में। पैनल जुड़ा है मेरे साथ, परिचय कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अमित नेहरा जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और विवेक चौधरी जी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले मैं विद्रोही जी आपके पास आता हूँ। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था पंचायत चुनाव का, प्रशासक काम संभाल रहे थे, अब इंतजार खत्म हुआ, आगे की राह कैसी है अब? केशव जी, 1.5 साल बाद हरियाणा के पंचायत चुनाव होंगे। 71,741 पदों में से 411 पद जिला परिषद के सदस्यों के हैं, 3,080 पद पंचायत समितियों के सदस्यों के हैं, 6,228 सरपंचों के हैं और 62,022 पद पंचों के हैं। इतना व्यापक चुनाव हो रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं। और साथ में मैं आपत्ति भी जताता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको, जो हरियाणा का आबादी का 40-42% जिसकी आबादी हरियाणा में है, उसको आरक्षण से इन चुनावों से वंचित कर दिया गया, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 5 साल तक गांव की जो सरकार होगी उसमें पिछड़े वर्ग की अधिकृत रूप से जो उसको आरक्षण मिलता था वो नहीं मिल पाएगा। जहां तक कांग्रेस का संबंध है, कांग्रेस कभी भी पंचायतों के चुनावों को राजनीति के चश्मे से नहीं देखती। ये भाईचारे के चुनाव हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता, अन्य दलों के कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेंगे, पर पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ये विशुद्ध रूप से जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर छोड़ा जाएगा कि वो चुनाव कैसे लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। ठीक है, हमारी इसमें पार्टी की तरफ से कोई विशेष भूमिका नहीं होगी। ठीक है, अत्रे साहब के पास आता हूं मैं इसी सवाल के साथ, इसी रिएक्शन के साथ। आपसे कि पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि विद्रोही जी अगर ये आपत्ति थोड़ा समय पहले जाहिर करते, मतलब कांग्रेस पार्टी अगर उस समय इस आपत्ति को जाहिर करती जब सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए इन चुनाव में आरक्षण का प्रावधान किया था और इनके ही एक विधायक के पुत्र बतौर वकील मामले की पैरवी करने कोर्ट में चले गए, इनको तुरंत पार्टी को कहना चाहिए था कि इस विषय पे आपत्ति जताओ, अपने विधायक को बोलो, कम से कम उनके पुत्र को कोर्ट में ना पैरवी, तो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलता। सरकार ने प्रावधान किया, मामला कोर्ट में ले गए,
तो इस चीज का ये कहते हम इस चुनाव को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखते साहब। राजनीतिक दृष्टि से तो आपने उस दिन देखना शुरू कर दिया था जब आपने घुमा के कान को पकड़ा, बजाय सीधे बात करने के घुमा के कान को पकड़ा। सरकार ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का प्रावधान किया और आपके पूर्व विधायक के सुपुत्र मामले को कोर्ट में जाके पैरवी लगे करने इसके विरोध में, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा केशव जी, देखिए पंचायत चुनाव जो है, इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कभी सिंबल पे नहीं लड़ा, क्योंकि ये आपसी भाईचारे का चुनाव होता है, स्थानीय इस तरह का चुनाव होता है। लेकिन अब जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी चुनाव आयोग ने अपना शेड्यूल जारी करना है और मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है, क्योंकि 8 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू होगा, तो उसके बाद इसका शेड्यूल चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा, ऐसा मुझे महसूस होता है या ऐसा मैं मानता हूँ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर एक बैठक करेगा, जिस तरह से हमारी रिवायत रही है। फिर हम विचार विमर्श करके ये तय करेंगे कि हमने इस चुनाव में आगे किस तरह से बढ़ना है। ठीक है, नेहरा साहब के पास मैं आता हूं। नेहरा साहब, कांग्रेस पार्टी और वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जैसा कह रहे थे, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से नदारद इस बार रखा गया। मामूली सी टिप्पणी, मामूली सी। ठीक है, बोलिए आप विद्रोही जी, पहले आप बोलिए फिर मैं आता हूँ। आत्रेय जी बड़ी सुविधा के साथ भूल गए, जिस पूर्व विधायक की ये बात कर रहे हैं उनके पुत्र इन्हीं की पार्टी में थे और पूर्व विधायक भी इन्हीं के। नहीं, मैं एक और की बात कर रहा हूँ, आप भूल रहे हैं। मैं जो है ना फरीदाबाद जिले के पास के विधायक की बात कर रहा हूँ, मैं जींद जिले के विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा गलती में है विद्रोही जी, आप थोड़ा गलती में है। हो सकता है सर, हो सकता है। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? मैं करण दलाल जी के पुत्र की बात कर रहा हूँ। मुझे माफ नहीं करना, पता नहीं था, माफ करना। ठीक है, अमित जी के पास मैं आता हूँ इसी पिछड़ा वर्ग वाले सवाल को लेकर। क्या अमित जी? जी, कैसे, क्या पूछना चाह रहे हैं? पिछड़ा वर्ग को लेकर जो विद्रोही जी बात कह रहे हैं और अत्रे जी भी कह रहे हैं, ये कुछ इफेक्ट करेगा डिफ्लेक्शन में थोड़ा बहुत? नहीं, देखिए, अगर कोई चीज है, कोई सुधार है, कोई नया प्रयोग है, तो वो पहले उच्च स्तर पे होना चाहिए। भाई अगर सरकार की मंशा साफ है तो आप पहले उसको लोकसभा में और विधानसभा में करवाइए शुरू, उसके बाद नीचे भी आ जाएगा। आप पंचायत चुनाव को क्यों गिनी पिग के रूप में प्रयोग कर रहे हैं? इससे पहले देखा होगा कि आपने 2 से ज्यादा जो बच्चों वाला मामला था, जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो भी सरकारों ने या चुनाव आयोग ने, जो भी संसद ने जो पंचायती राज एक्ट जो पास किया था, तो पंचायतों पे लागू करवाया था। भाई बेहतर ये हो कि ये पहले हमारी जो बड़ी पंचायत है, लोकसभा है, विधानसभा है, उनमें होना चाहिए। नीचे तो अपने आप आ जाएगा। आप नीचे तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऊपर आप कर नहीं रहे हो, तो इस पे मजबूरी क्या है सरकारों की? पहले ये कारण खोजने पड़ेंगे हमें। और दूसरी बात, भाई सरकार की मंशा थी भाई पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, सरकार की अगर मंशा थी और 1.5 साल उन्होंने वेस्ट कर दिया इस मंशा में, तो 1.5 साल और कर लेते। कोई काम तो नहीं रुके, या तो ये सरकार स्पष्ट करे कि हाँ काम रुके हुए थे, गांव में विकास कार्यों में कोई दिक्कत आ रही थी 1.5 साल से, इसलिए हम चुनाव करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये कह रहे हैं कि आयोग का गठन होने के बाद 1.5 साल और लगेगा, 2 साल और लगेंगे, तो उसके बाद प्रतीक्षा के बाद लगा लेते, तो इसमें दिक्कत कहाँ आती? भाई 2 चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती, एक साथ नहीं हो सकती। आप एक साथ ये नहीं कह सकते कि विकास कार्यों में रुकावट आ रही थी। अगर रुकावट आ रही थी तो आपने टाइम से क्यों नहीं करवाए? आप क्यों कोर्ट में टाइम वेस्ट किया आपने? ठीक है ना, पहले ही डायरेक्शन ले लेते। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसका तो जवाब सत्ता पक्ष और विपक्ष को ही देना होगा। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। प्रवीण जी। जी देखिए केशव जी, अमित जी ने जो ये बात कही कि अगर कोई सुधार आप कर रहे हो तो सुधार को आपको ऊपर से शुरू करना चाहिए। हालांकि देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, इस बात से मैं जरूर सहमत कि जब कोई सुधार होता है तो वो सुधार व्यापक स्तर पे होना चाहिए। और इस बात को अमित जी को भी मानना चाहिए कि अगर सुधार की तरफ कदम बढ़े हैं तो वो हर जगह तक पहुंचेगा, ऐसा सरकार की भी मंशा है। जैसे अब पंचायतों के अंदर
शैक्षणिक योग्यता का जो प्रावधान किया था इसी सरकार ने किया था। उस वक्त भी बहुत विपक्षी लोगों ने ऐतराज जताए थे। जो अमित जी का तर्क है, ये तर्क भी बहुत आया था कि साहब अगर आपने शिक्षा को अनिवार्यता करनी है तो पहले ऊपर से कीजिए। मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से सरकार जीती। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के इस सुधार को एक बेहतर कदम माना। लेकिन जो अमित जी कहना चाह रहे हैं, मैं उस बात को इस तरह से देखता हूं कि सुधार होना चाहिए, कहीं से तो शुरुआत होगी। जब शुरुआत होगी तो वो अंत तक भी पहुंचेगा। इस बात को अमित जी विश्वास में लेके चले। ठीक है, विद्रोही जी आपके पास मैं आता हूं। पिछली बार ये भी कहा गया था निकाय चुनावों के अंदर, हालांकि कोई सही या गलत के तराजू में नहीं रख रहा हूं मैं उस बात को, लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के बाद आप लोगों ने चुनाव से पहले कहा कि हम सिंबल पर नहीं लड़ने। ठीक है, पार्टी की अपनी रणनीतियां हैं और पुरानी परंपराएं भी रही है, लेकिन चुनाव के बाद जो कैंडिडेट जीत कर आए फिर उसमें विवाद हो गया। अजी नहीं, वो हमारा है, वो हमारा है, वो हमारा है। तो पंचायती चुनाव में भी इस तरह की कुछ चीज रहेगी क्या? क्योंकि कोरी सलेट होता है, जिसके पास सिंबल नहीं होता तो कोई भी अपना नाम लिख जाएगा उसके ऊपर। केशव जी, ये स्वाभाविक है। अब ये तो आपको मानना पड़ेगा, कोई न कोई जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, चाहे सरपंच का लड़ेगा, चाहे जिला परिषद का लड़ेगा, चाहे पंचायत समिति का लड़ेगा, वो किसी न किसी दल का सदस्य तो है ही। बहुत कम ऐसे भी लोग होंगे जो किसी दल के सदस्य नहीं होंगे। अब जो जिस दल का सदस्य है, अगर उस दल के लोग ये दावा करें कि हमारा है, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी बात है कि जिस सदस्य के संदर्भ में दावा किया जा रहा है वो निर्वाचित होने के बाद दल बदल ले, वो एक अलग इशू है। तो राजनीति में ये दावे तो होते ही रहते हैं। जहां तक सुधार की बात है, मैं अत्रे जी की और अमित जी की बात पे थोड़ी टिप्पणी करूंगा। अत्रे जी, हरियाणा के अंदर पंचायतों के अंदर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कांग्रेस के जमाने में भी था, वो ए वर्ग के लिए था। बी वर्ग के लिए अब आया, अच्छी बात है। परंतु मैं आप कह रहे हैं कि भाई सुधार के साथ मंशा भी साफ होनी चाहिए। अगर आपकी मंशा पिछड़े वर्ग को उचित आरक्षण देने की होती तो आप पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाते। आपने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग न बनाकर एक तीर से दो शिकार कर दिए। एक तरफ तो आपने पिछड़े वर्ग को यह जता दिया कि हमारी मंशा साफ है, हम आरक्षण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग गठन न करके आपने ये भी साबित कर दिया खुद ही कि भाई चुनाव किसी ने किसी कारणवश, क्योंकि ये जो रिट चल रही थी इसकी वजह से कहीं न कहीं अटक जाएगा और पिछड़े वर्ग को आरक्षण भी नहीं देना पड़ेगा। तो अत्रे जी, जरा आपको भी इस संदर्भ में आपके दल को भी विश्लेषण करना चाहिए कि आपका दल किसी न किसी बहाने, मुझे माफ करना, आप पिछड़े वर्ग ओबीसी के आरक्षण पर कोई न कोई चोट करते ही रहते हैं, और आप कोई न कोई ऐसा बहाना बनाकर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करते हैं जानबूझकर। जो ओबीसी जानबूझकर ऐसा है जी, मतलब आप ऐसा कह रहे हैं जानबूझकर बीजेपी ऐसा करती है? हाँ जी, जानबूझकर। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बात खत्म कर देता हूँ। जो ओबीसी के बच्चे हैं, जो आरक्षण मिलता है नौकरियों में, उनकी कट ऑफ लिस्ट ज्यादा होती है। पहले ये था कि जो ओबीसी के बच्चे ज्यादा नंबर आते थे उनको जनरल लिस्ट में शामिल करते थे पहले, और जो बच जाता था आरक्षण जनरल कट ऑफ लिस्ट से, उनको ओबीसी में लिया जाता था। पर भाजपा ने इस नियम को भी बदल दिया। अब जो ओबीसी के बच्चे आते हैं जिनकी कट ऑफ लिस्ट जनरल वालों से भी ज्यादा होती है, उनको ये उसमें शामिल नहीं कर उसमें करते हैं। ठीक है, मैं प्रवीण अत्रे जी से जवाब लूंगा, लेकिन विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी देर से भी हैं। बहुत स्वागत है विवेक जी। एक रिएक्शन पहले मैं आपका ले लूं कमेंट के तौर पर, पंचायत चुनावों को लेकर क्या कुछ जनता का मूड आप लोग भांप रहे हैं और क्या कुछ पार्टी की आगे की तैयारी है? फिर मैं अत्रे साहब के पास आता हूं जवाब लेने के लिए। विवेक जी। केशव जी, चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टी कोई भी हो तैयार हो, और जहां तक बात रही जननायक जनता पार्टी की, तो हमारी पूरी तैयारी है और चुनाव अच्छे से लड़ा जाएगा। कमेटियां गठित कर दी गई हैं, सभी से जो लड़ने के इच्छुक हैं उनसे बात की जा रही है, लिस्टें तैयार की जा रही हैं, और जैसे ही तारीख की घोषणा होगी उसके साथ ही चुनाव की भी सभी तैयारियां हमारी कंप्लीट मिलेगी और चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से जाने का काम करेंगे। गठबंधन में आज कहीं ना कहीं बिना गठबंधन के माने जो लोग, केशव जी,
चाहे निकाय चुनाव था चाहे पंचायत चुनाव है, दोनों में ही हमारी तैयारी दोनों तरह की थी, चाहे गठबंधन में चाहे बिना गठबंधन के। हमारी तैयारी हर लेवल की है। गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं और बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। आज कोई भी पार्टी है, मैं तो ये कहूंगा सभी पार्टियां अपने लेवल पे तैयारी करती हैं। चाहे किसी के पास संगठन हो या ना हो, वो पार्टियां अलग हैं जो 3 महीने में अपना संगठन बनाने का दावा करते थे। चाहे उनके बारी बारी कई प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, सभी के 3 महीने पूरे नहीं हुआ और उनका संगठन नहीं बना। जहां तक जननायक जनता पार्टी है, जननायक जनता पार्टी का ब्लॉक लेवल पे, वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल पे कार्यकर्ता तैयार है। आज सभी जगह सभी जिलों के अंदर ब्लॉक वाइज कमेटियों के गठन कर दिया गया है और जैसे चुनाव की तारीख ऐलान होगी वैसे ही कैंडिडेट्स का भी ऐलान होगा और वैसे ही गठबंधन में लड़ना है या गठबंधन में नहीं लड़ना उसका भी ऐलान हो जाएगा। यानी कि भाजपा जब स्पष्ट करेगी उसके बाद जेजेपी स्पष्ट करेगी इस बात को। नहीं, ना तो ये बात प्रवीण अत्रे जी की हैंड की है और ना ही मेरे है। ये शीर्ष नेतृत्व ने फैसला करना है कि गठबंधन में लड़ना है या बिना गठबंधन के। ठीक है, जो भी फैसला होगा उसके लिए दोनों ही परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी तैयार है। ठीक है। अत्रे साहब, ये सवाल मेरा आपसे भी है जो कि जेजेपी के प्रवक्ता विवेक जी से था और फिर आप विद्रोही जी की बात का भी जवाब दे सकते हैं साथ साथ। देखिए, ऐसा है, जहां तक आपने गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कही है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब इस चुनाव का शेड्यूल घोषित हो जाएगा उसके बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस बात को तय करेगा कि हमने गठबंधन में जाना है या हमने अकेले लड़ना है या हमने चिन्ह पे लड़ना है या बिना चिन्ह के लड़ना है। ये फैसले तब होंगे, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो विद्रोही जी की बात है, विद्रोही जी चिंता जाहिर कर रहे थे बैकवर्ड क्लास की। विद्रोही जी जो है पिछड़ा वर्ग की बहुत चिंता करते। लेकिन जब विद्रोही जी ये चिंता कर रहे थे तो कुछ सवाल ऐसे थे जो विद्रोही जी शायद जिनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। वर्तमान सरकार, देश के अंदर जो सरकार चल रही है, देश के प्रधानमंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की बात करें, सबसे ज्यादा संख्या पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों की है इस वक्त हमारे देश के। विद्रोही जी कह रहे थे कि साहब आपने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण तो दे दिया, लेकिन आपने पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया। सबसे पहली चीज कि ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि आप आरक्षण का प्रावधान तभी कर सकते हो जब आयोग का गठन। लेकिन आपके जो वकील गए कोर्ट में इसके विरोध में, आपने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रोकने के लिए कोर्ट में ये तर्क रखा कि सरकार ने किस वजह से 8% आरक्षण कर दिया, आयोग का तो गठन ही नहीं हुआ, इस बात का कैसे पता लगेगा। वो आपके तर्क इसलिए थे क्योंकि आप नहीं चाहते थे पिछड़ा वर्ग को आरक्षण। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करे। जब कोर्ट ने यह बात कही, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा कर दी। जो आरक्षण हम अब करने की कोशिश कर रहे थे, कोई बात नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग का कोर्ट का जो आदेश है उसको तो मानना पड़ेगा। उसके अनुसार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया। वो आरक्षण आयोग की जो संतुष्टि आएगी उसके बाद फिर प्रावधान हो जाएगा, चाहे अगले चुनाव में हो जाए, वो जैसी परिस्थिति होंगे उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलेगा, ये बात तो विद्रोही जी भी मान के चले। ठीक है, मैं एक फाइनल कमेंट ले रहा हूं सभी लोगों से। अमित नेहरा जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं फाइनल कमेंट की। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा उद्देश्य अत्रे जी को कन्विंस कराना नहीं है। वो सहमत हो मेरे से या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शकों को हम एक बात बताना चाहते हैं, दर्शक एक शिक्षित हो, उससे उनको पूरा पता चले कि मामला क्या है। मेरा तो इसी पे ध्यान रहेगा। तो इन्होंने एक तर्क रखा है कि हरियाणा में जब पंचायतों पे एजुकेशन वाला मामला चला था, कोई शिक्षित होने चाहिए सरपंच, तो बोले उसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने हाँ भरी थी। तो एक मेरा एक ये भी है सबमिशन, अगर यही बात अगर संसद में प्रस्ताव पारित हो जाता, संशोधन हो जाता और वो लोग अपने लोकसभा में सांसदों पे, विधायकों पे भी लागू हो जाता, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द करती, उसको मना करती? ये देखो, ये तर्क नहीं है। मुझे ध्यान आ रहा है कि जो कांग्रेसी नेता होते थे वीरेंद्र सिंह, जो बाद में बीजेपी में आए थे,
तो उन्होंने हरियाणा बीजेपी के कामकाज पे एक चुटकी ली थी बीजेपी में आने के बाद। फिर हरियाणा सरकार में एक गड़बड़ चल रही है, वो ये चल रही है कि सरकार क्लर्क और जो नीचे के जो तबके ना पटवारी वगैरह उन पे कार्रवाई कर रही है भ्रष्टाचार के मामले में, जबकि डीसी एसपी इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो थोड़ी भागीदार हैं, जब ऊपर कार्रवाई होगी तो नीचे सारी चीज ठीक हो जाएंगी। तो सीधा सा मतलब ये है कि जब आप ऊपर से कार्रवाई करेंगे, ऊपर से अगर ठीक ठाक करेंगे तो नीचे वाली चीजें अपने आप ठीक हो जाती ठीक है। है, मैं जवाब तो मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है विद्रोही जी, फाइनल बात। देखिए अत्रे जी हो या भाजपा के अन्य प्रवक्ता भाई हो, वो आधे अधूरे तथ्य रखते हैं और अपनी हर बात में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। अत्रे जी ने हरियाणा हाईकोर्ट के माध्यम से कांग्रेस पे निशाना साध दिया और अत्रे जी भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट में ये मध्य प्रदेश का मामला था, जिसकी वजह से आरक्षण नगर निकाय चुनाव में रुका और हरियाणा में रुका। उसका हरियाणा पंजाब कोर्ट से कोई मतलब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग बनाओ और आयोग शैक्षणिक आधार पर, जनगणना के आधार पर उनका सर्वे करे और फिर आरक्षण मिले। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, न कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तो केवल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को माना है। दूसरी बात, अत्रे जी का ये कहना कि भाई मंत्री बन गए। अत्रे जी, आपकी सरकार में कैसे मंत्री हैं पिछड़े वर्ग के? मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। हमारे हरियाणा के सबसे वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत सिंह जी मंत्री हैं, 10 साल से सीनियर व्यक्ति हैं, 5 बार के सांसद हैं, राज्य मंत्री हैं। उनको ऐसा विभाग दे रखा है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री जी हैं और योजना आयोग भी है, केवल दिखावे के लिए। तो जितने पिछड़े वर्ग के आपके मंत्री हैं वो सजावटी लोग हैं, और आप किस तरह केंद्र में आरक्षण वंचित कर रहे हैं उसका उदाहरण तो मैंने आपको कट ऑफ लिस्ट से बता दिया था। ठीक है, अब मैं अत्रे जी से लेता हूं फाइनल कमेंट, फिर मैं अमित जी के पास आ रहा हूं, विवेक जी के पास। अत्रे जी, मुझे पहली बार मेरा ज्ञानवर्धन किया है वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कि देश के अंदर ऐसे विभाग भी हैं जो केवल दिखावे के हैं। ये ज्ञानवर्धन मेरा पहली बार हुआ है। अरे सरकार के अंदर अगर विभाग है तो उन विभागों के अंदर कोई काम भी होता होगा, तभी वो विभाग बने होंगे, जनता के लिए वो विभाग बने होंगे। ये दिखावे का विभाग क्या होता है, ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। दूसरी बात, ये बात तो इनकी ठीक है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कहते जी भाई आप हाई कोर्ट में ऐतराज लेके गए थे कि जो महिलाओं को 50% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग को जो 8% आरक्षण, इसके ऊपर ऐतराज करके आप हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने चुनाव की इजाजत दे दी, सरकार ने जब अपना पक्ष रखा, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि ठीक है आप चुनाव तो करवा लीजिए, लेकिन ये मामले की सुनवाई चलती रहेगी और जो कोर्ट का निर्णय होगा वो चुनाव पे लागू हो जाएगा। मतलब चुनाव के नतीजों के बाद भी, ये कोर्ट ने कहा था, जिसकी मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा था। दूसरी बात, मैं केवल ये कह रहा हूँ, सुनिए कांग्रेस को इसलिए घसीट रहा हूँ, अरे विद्रोही जी कांग्रेस को इसलिए घसीट रहा हूँ, ठीक है, कांग्रेस को फाइनल कमेंट है, फिर कांग्रेस के विधायक के पुत्र ही गए थे कोर्ट में, ठीक घसीट रहा हूँ। ठीक वो आप ही की साजिश थी, आप ही की चाल थी वो, ठीक है, इसको रुकवा दिया जाए। ठीक है, विवेक जी जल्दी से फाइनल कमेंट। घसीट रहा हूँ मैं, विवेक जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए। केशव जी, गठबंधन पूरी तरह से तैयार है, जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, पर जो सवाल मैंने विद्रोही जी से किया था उसका जवाब नहीं मिला कि 3 महीने करके कई प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए, उनके संगठन आज तक नहीं बने। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव लड़ने की। चुनाव तो तभी लड़ेंगे जब आपका धरातल पर कोई संगठन होगा। नहीं तो कह रहे हैं सिंबल लेवल पे अगर बात करें तो इनका कहना कि कार्यकर्ता लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस यही चीज निकाय चुनाव के अंदर दिखी और यही चीज पंचायत चुनाव के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है सर, इनका संकेत कहीं नहीं होगा। ठीक है, चलिए मुझे घड़ी की सुई इशारा कर रही है, चर्चा यही खत्म करना पड़ेगी सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन सकता, वो क्या पंच और सरपंच चुनेगा। ठीक है, चलिए मुझे चर्चा यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी सर, घड़ी की सुई स्ट्रिक्टली इशारा कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, विवेक जी, प्रवीण जी, वेद प्रकाश जी, अमित जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।